वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉलर के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से ही जो है डॉलर की जो वैल्यू है दुनिया की रिज़र्व करेंसी के तौर पे जो है वो कुछ कम होती जा रही है। ये कम क्यों हो रही है, इसके कारणों पर हम बात करेंगे। और जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से जो है इस कमी में थोड़ी और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो समझेंगे आज कि क्यों जो है डॉलर की धमक जो है वो कम हो रही है। तो अगर इस चार्ट को हम देखें तो इस चार्ट को देख के आप ये समझ सकते हैं कि डॉलर का शेयर जो है दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पहले हुआ करता था 70% से ज़्यादा, आज से 20 साल पहले। और आज की स्थिति जो है वो ये है कि ये आ गया है 60% पे। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ है, पिछले 20 सालों में ये जो डिक्लाइन हुआ है ये लगभग 10% का हो गया है। और इसमें से भी जो है ये डेटा 2021 तक का है, रिसेंट में थोड़ा सा और भी कम हुआ है, यहाँ कमी हुई है। साथ में अगर हम देखें यूरो, उसका भी डिक्लाइन हुआ है। तो यूरो जो है 25% तक हुआ करता था, अब जो है ये 20% पर आ गया है। ब्रिटिश पाउंड, उसमें भी जो है डिक्लाइन हुआ है। एक जो डिक्लाइन जहाँ नहीं हुआ है वो अदर वाला पार्ट है, और अदर में आ जाता है मेनली बड़े वेट वाला चाइना, उसके बाद भारत का रुपया। तो ये जो है आज का सीन है कि यहाँ पे यूएस डॉलर जो है काफ़ी अपना शेयर जो है रिज़र्व करेंसी के तौर पे जो है वो खो चुका है। अब इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। मोटे मोटे जो है ये 5 कारण हो जाते हैं। इन पांचों पर जो है हम विस्तार से बात करते हैं। तो पहला कारण ये है कि दूसरे देशों की करेंसी जो है वो ज़्यादा लिक्विड हो गई है पहले के मुकाबले। लिक्विड होने का मतलब होता है कि लेन देन करना जो है वो कितना ज़्यादा आसान हो गया है। जैसे आज हमारे देश में यूपीआई जैसा सिस्टम है, जिसके कारण जो है हम कुछ ही सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं। तो क्या हो गया, ये लिक्विड वाली लिक्विडिटी वाली बात हो गई। अब यही चीज़ इमेजिन कीजिए आज से 10-15 साल पहले, जब हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मनी ऑर्डर का इस्तेमाल करते थे, तो चीज़ें कितनी मुश्किल होती थी कि हम आज भेज रहे हैं और महीना भर लग रहा है पैसा पहुंचने में। तो क्या हो रहा है, जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, उनके यहाँ बैंकिंग फैसिलिटी अब बेहतर हो गई है, टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बेहतर हो गई है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो गया है, और उनकी खुद की करेंसी जो है वो पहले से ज़्यादा लिक्विड हो गई है। और जब लिक्विड हो जाती है तो लेन देन जो है उन करेंसीज में बढ़ने लगता है। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है इमर्जिंग कंट्रीज़ में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, लिक्विडिटी दूसरी करेंसीज की भी बढ़ रही है। तो पहले जो है सिर्फ अमेरिका का मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ करता था, उनका बैंकिंग सिस्टम वगैरह। अब वो बात नहीं है, हमारे यहाँ भी जो है उस टक्कर की चीज़ें आ गई हैं। और यूपीआई जैसी चीज़ तो ऐसी है जो कि अमेरिका यूरोप में भी नहीं है अभी। दूसरा कारण पर बात करें, दूसरा कारण ये है कि अब कई सारे देशों के पास मिनिमम से ज़्यादा का रिज़र्व हो गया है। तो लगभग हर देश जो है, जो मिनिमम की जो गाइडलाइन होती है आईएमएफ के हिसाब से, वो 3 महीने की होती है। यानी कि 3 महीने के इंपोर्ट के बराबर का फॉरेक्स रिजर्व जो है हर देश के पास होना चाहिए। उससे कम अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो देश जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, श्रीलंका पाकिस्तान जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। हमारे देश की हम बात करें तो इस समय हमारे पास जो है 7 महीने से भी ऊपर का रिजर्व रखा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि डॉलर का रिजर्व हमें मेनली इसलिए रखना पड़ता था क्योंकि तेल, गैस और गोल्ड, इस तरह की सारी चीज़ों का लेन देन डॉलर में होता है, और 3 महीने का कम से कम होना चाहिए। तो अब हमारे पास 6 महीने 7 महीने का जब है, तो और ज़्यादा हम सिर्फ डॉलर ही रखें, ये हमारी कोई मजबूरी नहीं रह जाती। तो हम जो है कई और चीज़ों को अपने फॉरेक्स रिजर्व में रख सकते हैं। तो कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमीज़ जो है वो काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं, और मिनिमम के लेवल के बहुत ऊपर जो हैं वो हैं, इसलिए उनको जो है डॉलर रखने की अब उनकी कोई मजबूरी नहीं रह जाती। तो आईएमएफ का डेटा कहता है कि 55 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ऐसी हैं
जिनके पास जो है मिनिमम से 58% ज़्यादा है, जिसमें से एक भारत भी है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो डॉलर जमा करके रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही जो है चीज़ है जिसका जो एक रीज़न है कि क्यों जो है डॉलर का थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। तीसरे कारण पर बात करें, फॉरेन कार्गो डीलिंग। तो फॉरेन का जो भी सामान की शिपिंग होती है जहाज़ों के थ्रू, उसमें डॉलर का डोमिनेंस है। उन जहाज़ों का इंश्योरेंस होता है डॉलर में, उनका जो है पेमेंट होता है डॉलर में। लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ पे फॉरेन कार्गो की डीलिंग दूसरी करेंसीज में भी होने लगी है। रशिया की जैसे बात करें, जो उसके दुश्मन देश हैं उनसे वो उनको मजबूर कर रहा है कि रूबल में पेमेंट करो। गैस सप्लाई जो भी यूरोपियन देशों को कर रहा है उनको कह रहा है रूबल में पेमेंट करो, डॉलर में नहीं, रूबल में करो। और साथ पे जो फ्रेंडली देश हैं जिनके साथ जो सैंक्शंस के कारण डॉलर में ट्रेड नहीं हो पाता था, वो अब उनकी करेंसीज में करने लगा है। जैसे कि चाइना के साथ ट्रेड जो है युआन में हो रहा है, भारत के साथ ट्रेड जो है वो किस में हो रहा है, वो रुपए में हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है पहले डॉलर में हुआ करती थी। तो युद्ध के बाद जो है बहुत बड़ा ट्रेड जो है रशिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा एनर्जी सब एक्सपोर्टर है दुनिया का, तो एक बहुत बड़ा ट्रेड जो है फॉरेन कार्गो का जो है स्पेशली डॉलर डोमिनेंट जो हुआ करता था, वो अब डॉलर डोमिनेंट नहीं है। तो ये भी एक कारण हो जाता है। चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण जो है भारत और चाइना है। तो भारत और चीन की कंबाइंड इकोनॉमी की बात करें तो ये बहुत बड़ी बन चुकी है। तो भारत जो है अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है, चाइना जो है दूसरे का है। अब जब इतने बड़ी इकोनॉमी के देश हो जाते हैं तो इनकी कई सारी कंपनियों के साइज़ भी बहुत बड़े हो जाते हैं, जो कि पूरे दुनिया भर के देशों में जो है वो ट्रेड कर रही होती हैं। तो जब बहुत सारे देशों के साथ आपकी ट्रेड होने लगते हैं, बड़े साइज़ में होने लगते हैं, तो आप जो है आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम तीसरे देश की करेंसी में ट्रेड करें, मजबूरी वो नहीं रह जाती। तो बहुत से ट्रेड जो है भारत चाइना के जो है अब खुद की करेंसीज में होने लगे हैं, जिसका बुरा असर जो है अमेरिकी डॉलर पर पड़ रहा है। पांचवें कारण पर बात करें तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी वाली बात भी है। तो अमेरिका का जो रिकॉर्ड रहा है वो बड़ा ख़राब रहा है। तो अभी हाल ही में जो है 300 बिलियन रशिया के जो है अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिए। तो बहुत से डॉलर्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज वाले वो अमेरिका या अमेरिका के संबंधित बैंकों में होते हैं। इसमें से 300 बिलियन जो है रशिया के अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिए। ऐसा ही अमेरिका ने किया है अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं, जब सारे दूसरे देश भी ये सब देखते हैं कि इनके बैंकों में जो हमारा पैसा रखा हुआ है, जो डॉलर में हमारा पैसा रखा हुआ है, वो सुरक्षित नहीं है, अमेरिका इसको कभी भी फ्रीज़ कर सकता है और हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इनसिक्योरिटी जो है सभी देशों में है, स्पेशली जिनके रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, जो फ्रेंडली नहीं हैं। तो जो न्यूट्रल हैं और जो हॉस्टाइल रिलेशन वाले हैं उनमें अब ये डर रहता है, और इसीलिए जो है ये सारे देश जो है डॉलर पर ज़्यादा डिपेंड अब नहीं रहना चाहते। तो इनकी ज़रूरत का डॉलर वो रखते हैं जितने में उनका इंपोर्ट वाली चीज़ें मैनेज हो जाएं, उससे ज़्यादा जो है अब ये नहीं रखना चाहते, क्योंकि इनसिक्योरिटी है। कभी कुछ बात हुई, पंगा हुआ तो अमेरिका जो है फ्रीज कर देगा, वो पैसा गया फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये समस्या जो है बड़ी है और ख़तरनाक है। तो इसके कारण भी जो है क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉलर का डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगा जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है? तो मेरे हिसाब से डिक्लाइन हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। कम ज़रूर होगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि अमेरिका के पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, और इतना बड़ा मार्केट जो है, इस टक्कर का मार्केट जो है और किसी देश के पास नहीं है। इसके आधी के बराबर भी जो है वैसा बड़ा फाइनेंशियल मार्केट जो है नहीं है। तो आप देखिए सऊदी अरब की कंपनी अरमाको आईपीओ लेके कहाँ जाती है? अमेरिका में। चाइना की अलीबाबा आईपीओ कहाँ पे निकालती है? अमेरिका में। क्यों निकालती है? क्योंकि जिस बड़े अमाउंट का पैसा उनको रेस करना है वो किसी और दूसरे देश में हो ही नहीं सकता।
इसीलिए जो है क्या होता है, ये वहाँ जाते हैं। अब यही रीज़न है कि बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है अगर, तो डॉलर का डोमिनेंस भी थोड़ा बहुत बरकरार रहेगा ही रहेगा। और दूसरी देश की जो करेंसीज हैं हालांकि बहुत बेटर हैं पहले के मुकाबले, लेकिन अमेरिका की डॉलर के जितना जो है वो इजीली ट्रेडेबल नहीं है, कन्वर्टेबल नहीं है दूसरी करेंसीज में, और गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है रोबस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले। अब जैसे कई देश हैं वो अपने बॉन्ड वगैरह निकाल के जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड निकाल के, ट्रेजरी बॉन्ड निकाल के पैसा रेज कर सकते हैं, पर उन देशों की वैल्यू वो नहीं है जो अमेरिका की है। तो अमेरिका, जितने भी दुनिया में देश हैं उनमें सबसे सेफेस्ट जो है वो माना जाता है कि अमेरिकी गवर्नमेंट का बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग है, डॉलर को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर इजीली ट्रेडेबल है, दुनिया का आधे से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर में ही होता है, तो इसके कारण भी वो डोमिनेंस जो है बरकरार रहेगा। और दूसरी बात यह है कि बात सिर्फ करेंसी की नहीं है, बात पूरे इकोसिस्टम की है, और इस इकोसिस्टम को रेप्लिकेट करना आसान नहीं है। तो जितना बड़ा स्टॉक मार्केट अमेरिका में है, जितना बड़ा बॉन्ड मार्केट अमेरिका में है, जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका में है, उस लेवल के जो है दूसरे देश अभी तक नहीं कर पाए हैं, और नियर फ्यूचर में भी शायद नहीं कर पाएंगे। तो डॉलर का डोमिनेंस कम ज़रूर होगा पर बरकरार रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। अब इस तरह से चार्ट को देखिए, आप इसमें देखिए कितना बड़ा बॉन्ड मार्केट है अमेरिका का। अमेरिका के बॉन्ड मार्केट को आप देखिए, और उसके बाद जो सेकेंड नियर आता है उसको देखिए, चाइना, और बाकी सारे देशों को देखिए, इन सबको मिला के देखिए तो कितना छोटा छोटा है। तो जो साइज़ यूएस इकोनॉमी का है उस टक्कर के जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे वैसा कोई इकोसिस्टम रेप्लिकेट कर ले वो अभी नियर टर्म में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो सारी बातें मैंने कही हैं ये आईएमएफ के एक रिसर्च पेपर के आधार पे कही है, जिसको आप आईएमएफ की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी आज की बात ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।